अर्निंग पर शेयर पर है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अर्निंग पर शेयर हमें अपनी हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद में निकालना पड़ता है अगर हम कंपनी है तो वो कैसे निकाला जाए? बेसिक अर्निंग पर शेयर, डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, वो सब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। ये मैंडेटरी है नेचर में और सभी पर अप्लाई होता है जिनके इक्विटी शेयर्स हैं या पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं, लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, उन सबको ईपीएस निकालना कंपलसरी है। इसके अलावा और कोई एंटरप्राइजेस जिसके शेयर्स लिस्टेड नहीं है वो भी चाहती है अगर ईपीएस निकालना तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, परफॉर्मेंस जो कंपनी की होती है वो अर्निंग पर शेयर से निकाली जाती है और अर्निंग पर शेयर दो चीजों पर डिपेंड है, एक अर्निंग और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर हम निकालते हैं जो भी अर्निंग होती है आफ्टर टैक्स, आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होती है उसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट है कि हमें पता चल सके कि अर्निंग पर शेयर कितना है और कंपेयर कर सके हम दूसरे बिजनेस के अर्निंग पर शेयर से और अपने बिजनेस के पिछले सालों के अर्निंग पर शेयर से। ठीक है, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए हमें एक इक्विटी शेयर की अर्निंग निकालनी होती है और इक्विटी शेयर का मतलब क्या है? जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर क्या है? जिसका प्रेफरेंशियल राइट है डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पर। हमें पता ही है प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें दो समय पर प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, एक एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, इक्विटी से पहले डिविडेंड मिलता है, एट द टाइम ऑफ वेंडिंग ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल का पेमेंट इक्विटी से पहले मिलता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हम किसे कहते हैं? जो एक के लिए फाइनेंशियल एसेट होती है और दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसे या दूसरी कंपनी के लिए इक्विटी, उसे हम फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। मतलब हम इन्वेस्टमेंट जब करते हैं किसी कंपनी के डिवेंचर या शेयर्स में तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है और उसके लिए लायबिलिटी है या फिर शेयर कैपिटल। फाइनेंशियल एसेट में कैश भी आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव मनी आता है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर कंपनी आता है। फेयर वैल्यू का मतलब जगह जगह यूज होता है, नॉलेजेबल पार्टी में आर्म्स लैंड ट्रांजेक्शन में जो एक्सचेंज होता है प्राइस, वो फेयर वैल्यू होता है। फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होता है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट to another enterprise or to exchange financial instrument with another enterprise, वो सब क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। पोटेंशियल इक्विटी शेयर वर्ड यूज आया था। व्हाट इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर वो है जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। शेयर वारंट के बदले में तो इक्विटी शेयर ही दिए जाएंगे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता है, उनको शेयर मिलने का ऑप्शन रहता है। या हम किसी बिजनेस को एक्वायर करेंगे या किसी लोन के बदले में या इंटरेस्ट के बदले में शेयर्स देंगे। मतलब जो हमें पता है कि फ्यूचर में इन चीज के बदले में शेयर दिए जाएंगे वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स होते हैं। पार्टली पेड अप शेयर्स where the holder is not entitled to dividend is treated as a potential equity share for the purpose of computing diluted EPS। अभी हम डायल्यूटेड ईपीएस निकालना सीखेंगे, वहां पर इसका याद दिला दूंगा मैं, वहां पर इसकी बात हो जाएगी। असल में क्या है कि एक होता है ईपीएस। मान लिया हमारी 5 लाख रुपए की अर्निंग है और हमारे 10,000 शेयर्स हैं, हमारा 50 रुपीज ईपीएस हो गया। लेकिन हमारे पास इस समय प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो फ्यूचर में उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं देंगे। तो डायल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए यहाँ पर तो हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर चुके थे, उसे एड बैक कर देंगे और हमारे जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे प्रेफरेंस शेयर वो एड बैक हो जाएगा। अगर मान लिया प्रेफरेंस शेयर्स
5000 है जो इक्विटी में कन्वर्ट होंगे, तो ऐसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या रहता है कि ज्यादातर केस में हमारे पास कम हो जाती है अर्निंग, ईपीएस कम आएगा। तो कितना आ रहा है 5,50,000 डिवाइड बाय 15,000, तो हमारा अर्निंग पर शेयर पहले के मुकाबले कम हो गया ना, तो इसे डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। इससे इसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए अभी हमारी अर्निंग 50 है, अगले साल हमारे प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो अगले साल अर्निंग 36 रुपए हो जाएगी। तो लोगों को ये लगेगा कि हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है। लेकिन अगर हम इसी साल बता देंगे कि इस साल की अर्निंग 50 है और अगले साल डाइल्यूटेड इफेक्ट आएगा इसी रीजन से, तो जब अगले साल ईपीएस कम होगा तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस से कंपैरिजन होगा उसका, तो पता चल जाएगा कि कम नहीं हुआ है, ये इस वजह से डाइल्यूटेड इफेक्ट में आया है, अर्निंग कम होने की वजह से नहीं हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ने की वजह से अर्निंग पर शेयर हिस्सेदार ज्यादा आ गए। शेयर वारंट्स होता है कि अभी आपसे पैसा ले लिया और आपको लिख कर दे दिया, वारंट बनाकर दे दिया कि फ्यूचर में आपको इसके बदले में शेयर मिले। ऑप्शन में हम आपके पास एक ऑप्शन दे देते हैं कि 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन है इतने रुपए में शेयर खरीद, आपकी मर्जी, आप चाहिए तो खरीद लीजिए, वो ऑप्शंस होते हैं। अर्निंग पर शेयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 दो टाइप से ईपीएस निकलेगा, एक है बेसिक और एक है डाइल्यूटेड। तो हमारा बेसिक ईपीएस कैसे निकलता है, कायदे से आपको इतना समझना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हमारा ईपीएस आ जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्यों? कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो फुली पेड अप हैं, कुछ शेयर्स हैं जो फुली पेड अप नहीं है, कुछ शेयर नए इशू करें, कुछ बोनस शेयर है, कुछ राइट शेयर है, तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, इतना आसान नहीं है ये निकालना, इसलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर डिवाइड करेंगे नेट प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से का है, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से का है, तो वो क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, है ना। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वेटेड एवरेज लेंगे, मतलब साल में शुरू के 3 महीने नंबर ऑफ शेयर अलग है, 9 महीने नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, पहले वालों को इंटू 3, बाद वालों को इंटू 9, डिवाइड टोटल करके डिवाइड बाय 12, तो एवरेज लेंगे, वो भी वेटेड एवरेज। फॉर दिस पर्पस नेट प्रॉफिट जो हम लेंगे वो होगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और टैक्स लेस करने के बाद, जो मैंने लिख कर पहले ही बता, द नेट प्रॉफिट और लॉस में सारे खर्चे आएंगे और इनकम आएगी, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हम लेस करेंगे, लेकिन कितना लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, द फुल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इन केस ऑफ cumulative preference shares whether or not the preference dividend has been proposed। क्योंकि अगर वो cumulative preference shares हैं तो अगर हमने किसी साल का डिविडेंड नहीं दिया तो वो इकट्ठा होता रहेगा, इसका मतलब देना तो पड़ेगा ही, तो चाहे वो प्रपोज्ड है या नहीं आपको वो लेस करना ही करना। लेकिन अगर वो नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो तभी लेस करें जब वो प्रोवाइड हो गया, मतलब प्रपोज हो गया है, फाइनल हो। अगर कंपनी के डिफरेंट टाइप के इक्विटी शेयर्स हैं तो हमें उनको अपोर्शन करना पड़ेगा उनके राइट के हिसाब से। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब है weighted average number of shares। if enterprise has more than one class of equity shares तो हमें डिफरेंट टाइप के डिविडेंड राइट के हिसाब से उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर विल बी मोर देन वन बेसिक ईपीएस, तो ईपीएस फिर अलग अलग आएंगे, इस क्लास के लिए ये ईपीएस है, इस क्लास के लिए ये ईपीएस। तो कुछ क्विक रिकैप देखते हैं एडजस्टमेंट्स के लिए। टैक्स एक्सपेंस, करंट एंड डिफर्ड एडजस्टमेंट इन द न्यूमरेटर ऑफ बेसिक ईपीएस, तो टैक्स तो हम माइनस करते ही हैं,
एक्सेप्शनल आइटम भी लेस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी आइटम करते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट सब लेस करते हैं, क्योंकि सबके चेंज होने पर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो हिस्सा होता है वो एडजस्टेबल होता है। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन कुमुलेटिव है, तो जब प्रोवाइडेड होता है तो लेस करते हैं, और कुमुलेटिव है तो चाहे प्रोवाइडेड है या नहीं हमेशा ही उसे एडजस्ट हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। प्रॉफिट है 75 करोड़ रुपए का बिफोर वीआरएस बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो लेस होना ही चाहिए, कैश फ्लो थोड़े ना निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो लेस होगा ही होगा। वीआरएस भी लेस होगा। वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम का जो हम पेमेंट करते हैं, तो खर्चा तो है ही, तो इसे भी लेस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो इसे लेस नहीं करेंगे। टैक्स लेस होगा, बिल्कुल होगा, जो भी टैक्सेस हैं वो लेस होंगे। तो क्या आएगा 75 माइनस 32.1 माइनस 10 माइनस 5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 93 करोड़ रुपीस की पेड अप कैपिटल है, 10 रुपए का शेयर है, तो 9.3 करोड़ शेयर है, तो 3 रुपीज पर शेयर अर्निंग पर शेयर आ गया हमारा, यही आंसर है। अर्निंग पर शेयर है 3 रुपए पर शेयर। ठीक है, तो ईपीएस आ गया 3 रुपए। ठीक है, अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालने हैं, इनके भी कायदे कानून हैं बहुत सारे, उनका हिसाब लगाना पड़ेगा। The weighted average number of equity share outstanding during a period is calculated because the amount of shareholders capital may have varied during the period. It is the number of shares outstanding at the beginning adjusted by the shares bought by। अगर आपने बायबैक करा तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, इशू करा है तो प्लस हो जाएगा। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम नंबर ऑफ डेज देखेंगे, मंथ है तो मंथ देख लेंगे, अगर ओपनिंग मीडिया एंड में, नहीं तो डेज का हिसाब लगाना। तो क्या लगाएंगे, डेज का हिसाब। अगर हमने शेयर कैश में इशू करें तो जिस दिन कैश रिसीवेबल है, ड्यू डेट है, उस दिन से हम मान लेंगे कि इशू हो गए हैं शेयर्स। अगर हमने लोन के बदले में या डेट के बदले में इशू करें शेयर, तो जिस दिन हम या कन्वर्ट हुआ है डेट, तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ डेट है वो दिन हम माना जाएगा। अगर हमने इंटरेस्ट के बदले में किसी को इक्विटी शेयर दिए हैं, तो जिस दिन इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा उस दिन को हम इशू ऑफ शेयर का डेट मानेंगे। लाइबिलिटी की सेटलमेंट डेट है तो वो, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हमें डेट दे रखी होगी वो दिन ले लेंगे। असेट खरीदने के बदले में तो जिस दिन असेट बुक्स में दिखाई है, किसी सर्विस को देने के बदले में है तो जो सर्विस रेंडर हुई है। अमलगमीशन के केस में इन द नेचर ऑफ परचेस होता है और इन द नेचर ऑफ मर्जर होता है, अगर आप में से किसी ने अमलगमीशन पढ़ा हुआ है तो। ना कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था अमलगमीशन पे, याद है? यस 14 अमलगमीशन। और इन्वेस्टमेंट पे कौन सा था? 21 पे कंसोलिडेशन। तो एज पर एएस 14 इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज हमारा होता है, तो लिखा परचेज जिस दिन से इफेक्टिव है, मर्जर में वेरी इंपॉर्टेंट बिगिनिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। बता, अगर इन द नेचर मर्जर है अमलगमेशन, तो साल के पहले दिन ही शेयर इशू माने जाएंगे, ना कि जिस दिन एक्चुअल में इशू करें। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 1121 को बी लिमिटेड के पास 1800 शेयर्स हैं, तो कैलेंडर ईयर है इनका अकाउंट। तो इसे करने के दो मेथड है, मैं दोनों करके बता देता हूँ।
साल के शुरू में तो पूरे 12 महीने के लिए है हमारे पास। फिर 31 मई को इशू करें, 5 महीने निकल गए हैं, 600 शेयर पे 7 महीने रह गए। विदाउट बोनस क्लेम, मतलब नए बोनस शेयर हैं तो इन पे नहीं दिए जाएंगे। तो कितना हुआ ये 1800 इंटू 12, 21,600, 600 इंटू 7, और हमने 111 को 300 शेयर्स बायबैक करें तो -600 बायबैक करें ना, तो कितना आ गया टोटल 20 डिवाइड बाय 12, क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया है। एक रास्ता ये है, मुझे ये थोड़ा आसान लगता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक 1800 रहे 5 महीने के लिए, फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक रहे ना, तो कितने महीने हो गए, अगेन 5 महीने, और हमारे 600 आ गए नहीं तो 2400 हो गए, 12,000, और फिर 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक 300 कम हो गए तो 2100 शेयर दो, 25,200। तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा, करने का तरीका थोड़ा अलग है जैसा आपको चाहिए। और यहाँ पर तो ये कर रखा है सीधा सीधा डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12 कर रखा है, सीधा सीधा 1 महीने का वैसा भी कर सकते हैं। फिर लास्ट में 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बार बार 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे तो ज्यादा अच्छा यही लगता है कि मैं सीधा सीधा निकाल लूं। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी से करिए इसको। तो जो हमारे पास साल के शुरू में है, इनको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, फिर 1 अगस्त को इशू किए हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बाद, तो 8 महीने के लिए 4800। फिर 31 मार्च को है तो ईयर एंड में है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा ना, तो कितना हो गया 800 डिवाइड बाय कितना, ईपीएस निकालने के लिए and profit after tax and preference share dividend upon weighted average number of shares, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, कितना आ गया, तो आपको ये निकालना तो आ गया weighted average शेयर्स कैसे लिए जाए। अब हम बात करते हैं कि अगर पार्टली पेड अप शेयर हैं तो क्या होगा। तो partly paid up shares are treated as a fraction of equity share to the extent that they are entitled to participate in dividend related to fully paid up equity share during the reporting। मान लिया आपका एक शेयर है 10 रुपए पेड अप ना, और एक शेयर है 10 वाला शेयर ही है ये, और एक शेयर 10 वाला है और ₹4 पेड अप है ना। तो अगर इसको 4 रुपए पे डिविडेंड दिया जाएगा, अगर ये है कि 4 रुपए पे दिया जाएगा और इसे 10 रुपए पे, तो इसे हम 0.4 शेयर मान लेंगे जितने भी नंबर ऑफ शेयर, चौथा 40% हिस्सा है इसलिए 0.4। अगर इसे पूरा डिविडेंड मिलेगा तो पूरा शेयर मानेंगे, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर टू द एक्सटेंट दे वर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन डिविडेंड, उस हिसाब से इनको शेयर को माना जाए। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। टी लिमिटेड के पास 1800 शेयर्स हैं, फुली पेड अप है, और इन्होंने 600 शेयर इशू करे हैं 10 रुपए वाले, 5 पेड अप ना।
तो हमें कुछ ही ना कहा जाए तो हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि जो शेयर्स होते हैं उन्हें पेड अप वैल्यू के रेशो में ही या पेड अप वैल्यू पर ही डिविडेंड दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारे शेयर साल के शुरू में है 1800, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए हो गए। कितना हो गया, के बाद 31 अक्टूबर को इशू करे हैं, तो 31 अक्टूबर का मतलब हो गया 2 महीने के लिए, तो 600 शेयर है ना, लेकिन 50%, क्यों, क्योंकि 5 रुपीज पेड अप है आउट ऑफ 10, है ना, और 2 महीने के 600 टोटल 2200 डिवाइड बाय 12, तो 1850 शेयर। ठीक है, तो इसमें हमें ये काम करना है। क्लियर हो गया ये। कंटीजेंटली इशूएबल शेयर्स, equity shares which are issuable upon satisfaction of certain condition resulting from contractual arrangement are considered outstanding and included in the computation of basic EPS from the date when all necessary condition under the contract has been satisfied। तो अगर हमने इशू करने हैं और हमें पता है कि इशू होंगे लेकिन अभी करे नहीं है, लेकिन सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है और पता है इशू होंगे, तो अब उसी दिन से हम मान लेंगे इशू हो गए हैं और बेसिक ईपीएस निकालते हुए कंसीडर किया जाए। अब हम बात करते हैं बोनस शेयर का क्या होगा, शेयर को स्प्लिट करते हैं तो क्या होगा, और राइट इशू करते हैं तो क्या। इक्विटी शेयर may be issued or the number of shares outstanding may be reduced without corresponding change in resources। शेयर स्प्लिट, 10 वाला शेयर है, हमने उसको एक एक रुपए वाले शेयर में 10 शेयर में टुकड़ों में तोड़ दिया, या हमारे पास 5-5 रुपए वाले शेयर है, हमने उन्हें कंसोलिडेट करके मर्ज करके 10 रुपए वाला 2 शेयर मर्ज करके 10 रुपए वाला बना दिया, या बोनस शेयर दिए तो हमारे पास पैसा कुछ नहीं आया, चेंज इन रिसोर्स कुछ नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर बदल गए। तो ये कब कब होता है, बोनस इशू, ए बोनस एलिमेंट इन एनी अदर इशू, फॉर एग्जांपल बोनस एलिमेंट इन राइट इशू। अब ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मान लिया हमारा शेयर का मार्केट वैल्यू है 80 रुपए, तो हमने राइट इशू करा, आपको पता है राइट इशू 80 मार्केट वैल्यू है तो 80 में नहीं होगा, 60 में हुआ, तो 80 रुपए की जगह 60 रुपए आए ना, तो पता चला हमारे पास 6 लाख रुपए आए। अब 6 लाख रुपए आए, 60 रुपए के हिसाब से आने थे 80 के हिसाब से, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने फालतू में दे दिए वो बोनस एलिमेंट माना जाए, तो उसकी भी कैलकुलेशन माने, हम ये मानेंगे वो शेयर फ्री में दे दिए। शेयर स्प्लिट, शेयर के टुकड़े कर दिए, रिवर्सल ऑफ स्प्लिट मतलब कंसोलिडेशन हो गया। In case of bonus issue or share split, equity share are issued to existing shareholder for no additional consideration। बोनस शेयर इशू हुआ, पैसा आया नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, शेयर के टुकड़े करिए, पैसा आया नहीं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। Therefore, the number of equity share outstanding is increased without increase in resources। The number of equity share outstanding before the event is adjusted for proportionate change in the number of equity share outstanding, as if event had occurred at the beginning of the earliest period reported, means along with the impact to current year adjustment, it will impact on the last year retrospectively। ध्यान से समझो क्या मतलब है। आपको मालूम है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की फिगर होती है, तो पिछले साल का ईपीएस आएगा। अब मान लिया पिछले साल अर्निंग थी 5 लाख, शेयर थे 20,000, तो कितना था पिछले साल का अर्निंग, 30 रुपए।
इस साल अर्निंग हो गई 6 लाख, है ना। और अगर हमारा 20,000 ही होता तो क्या आता, 30 रुपए। तो ये हमारा इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता। लेकिन इस साल हमने 10,000 बोनस शेयर दे दिए, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 20 रुपए। तो हमें लग रहा है कि हमारा अर्निंग पर शेयर कम हो गया, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो ये कह रहे हैं पिछले साल भी इसको ऐड कर लो। तो यहां पर अब देखो, कंपैरिजन करने में आपको पता चल रहा है कि कंपनी का ईपीएस बड़ा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा दिखाई देता हमें, ये ऐसा दिखाई देता कि भैया पिछले साल 25 रुपए की अर्निंग थी, इस साल तो कम हो गई। तो इस वजह से इसको ऐसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये देखा कि चेंज कर दिया ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अपॉन ए 2 for 1 बोनस इशू, 2 के बदले में 1 बोनस हमने दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द इशू इज मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर ऑफ 3 टू ऑब्टेन द न्यू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, और बाय मतलब वही हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की मदद। शेयर साल के शुरू में कितने थे, 5 लाख। बोनस शेयर 2 के बदले में 1 दिया, तो 2.5 लाख और दे दिए। अब और उसके बाद में इशू भी करे हमने शेयर्स, तो 5 लाख पहले थे साल के शुरू में, ना। फिर बोनस दिया साल के शुरू में ही 2.5 लाख। फिर इशू करा, ना, 1,70,000 6 महीने बाद। फिर इन सब का टोटल करके 12 से डिवाइड कर दिया, है ना। 8,35,000 आ रहा है। तो 8,35,000 शेयर से, और प्रॉफिट कितना, 15 लाख। तो 1.80। अब अगर पिछले साल के भी डाटा दिया होता तो पिछले साल जो बोनस शेयर्स हैं वो पिछले साल में भी ऐड हो जाते। बताइए, इशू वाले तो नहीं करते, ये वाले पिछले साल पे कर देते, क्योंकि जो इशू है वो तो नए हैं, उनमें रिसोर्सेज भी आया है, पैसा भी आया है, तो प्रॉफिट भी उस वजह से बड़ा होगा। लेकिन पिछले साल के 7.5 लाख शेयर लेते इन प्लेस ऑफ 5 लाख। 7.5 क्योंकि बोनस शेयर को हम जो भी हमारी अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड है उसको कंसीडर हम उन सब में कर लेते। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। हाउ वुड यू कंप्यूट बेस्ड ऑन AS20 द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो कैसे करेंगे, ये है साल के शुरू में इंटू 12, ये इंटू 8 इंटू 2, बॉड बैक है तो माइनस हो रहे हैं ये, है ना। ये तो बैलेंस दिया हुआ है, मतलब प्लस माइनस करके दिया है, तो हम ये काम करते हैं, और टोटल को डिवाइड बाय 12। बताओ क्या आ रहा है, कौन सा। ये 31 अगस्त वाला, 7। अच्छा, जुलाई नहीं है इसमें। कितना आ रहा है, 440 आ रहा है, या 420 ही आ रहा है।
20 आ रहा है, तो बाई चांस यही आ रहा है, जो बिना वेटेड एवरेज किए आ रहा है, बाई चांस आ रहा है वो, लेकिन ऐसा बाई चांस हुआ है, ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं हो, तो आपको पता भी है। सेकंड केस करते हैं, कंप्यूट एडजस्टेड ईपीएस एंड बेसिक ईपीएस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो था 3,60,000, इस साल का प्रॉफिट है 12 लाख, ठीक है। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स पिछले साल थे 4 लाख, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयर्स पिछले साल 4 लाख थे और इस साल हमने 2 शेयर दिए हैं एक के बदले में, तो एक के बदले में 2 मतलब 8 लाख शेयर और दे दिए बोनस शेयर, तो 4 लाख पहले थे, 8 और साल के शुरू में दे दिए पहले दिन ही, तो 4 + 8 12 लाख हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स भी, ठीक है, क्योंकि पहले कितने थे 4 लाख और 8 लाख के बोनस शेयर दे दिए, तो इसका मतलब ईपीएस 1 रुपया आ गया। पिछले साल में, वैसे नोट मत करना, अभी पिछले साल ये सिचुएशन थी ना, तो अगर हम वो करेंगे तो दिक्कत रहेगी, तो हम ये मानते हैं बोनस शेयर पिछले साल के शुरुआत में 3,60,000 को 12 लाख से डिवाइड करिए, तो कितना आ रहा है, तो इसे री स्टेटेड ईपीएस या एडजस्टेड ईपीएस बोलते, ये क्या है, तो इस साल का अर्निंग पर शेयर 1 रुपया है और पिछले साल का एडजस्टेड ईपीएस कितना था, 30 पैसे, तो ही ये कंपैरिजन करने लायक है, अदरवाइज फिर वो सही कंपैरिजन नहीं हो पाए। समझ में आता है। अब हम बात करते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की। व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? डाइल्यूटेड ईपीएस होता है पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से अगर हमारा अर्निंग कम हो रहा है तो उसे हम डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। तो यहां लिखा है कि डाइल्यूटेड ईपीएस हम तब निकालते हैं जब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैपिटल स्ट्रक्चर में होते हैं। पोटेंशियल इक्विटी शेयर कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऑप्शन वारंट्स एक्सेट्रा। तो हमें नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा और नंबर ऑफ शेयर्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लिया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, तो अगर डिबेंचर को हम माने कि वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए हैं तो डिवाइड बाय जब हम करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, तो प्रॉफिट भी तो ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो डिबेंचर नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा डिबेंचर पे, तो जो प्रॉफिट पे इफेक्ट है वो भी लेना पड़ेगा। डाइल्यूटेड पोटेंशियल इक्विटी शेयर, potential equity shares are diluted if their conversion into equity share reduces the EPS. If their conversion does not decrease the EPS, rather it increase the EPS, then the potential equity share are not to be considered diluted. देखिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर डाइल्यूटिव कब होंगे? जब उनकी वजह से अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर कम होने की वजह सेम है या बढ़ रहा है तो वो डाइल्यूटेड इफेक्ट उनका नहीं है। डाइल्यूटेड अर्निंग में क्या लेना है, एड बैक करेंगे जो भी हमारे खर्चे हैं, जैसे डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, और अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो सब हम रिवर्स करेंगे। Order in which potential equity share to be considered, potential equity share should be ranked in order of diluted effect. Diluted effect is determined incremental net profit by incremental equity share arising out the conversion. मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूटेड इफेक्ट है उस प्रोपोर्शन में हम इन्हें कंसीडर करें। हर चीज का एग्जांपल आएगा तो टेंशन लेने की, इलस्ट्रेशन एग्जांपल क्वेश्चन आएंगे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 4,
डी लिमिटेड है, इनके पास 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल है। 10 रुपए का एक शेयर है तो 2 लाख शेयर हो गए। प्रॉफिट 24-25 साल का 30 लाख रुपए है। इन्होंने कन्वर्टेबल डिबेंचर भी इशू कर रखे। एक डिबेंचर 5 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा। टैक्स रेट 30% है। हमें डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना। देखिए बेसिक ईपीएस पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बेसिक ईपीएस क्या है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, 15 रुपए। अब अगर हमने डिबेंचर को कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर में तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? डाइल्यूटेड अर्निंग या इफेक्टिव अर्निंग आफ्टर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। हमारे पास अभी 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है। हमारा डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लेने पर एड बैक करना पड़ेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है? 18,000 इंटू 50 इंटू 10%, 90,000। ये आफ्टर टैक्स है ना, ये बिफोर टैक्स है 90, लेकिन हमें आफ्टर टैक्स लेना है। टैक्स रेट कितना है? 30, तो हमें 70% लेना है। कितना हो गया? 63,000। मतलब 30,63,000 रुपीज हमारा अर्निंग होगा अगर वो इंटरेस्ट हम ना दें। इसे करने का दूसरा तरीका वो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा करना, लेकिन यही है जो अभी कर। जैसे 30 लाख है ना, इसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर, डिवाइड बाय 7, 30% है ना टैक्स। कितना हो गया? प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दो, टैक्स माइनस कर दो, तो यही आएगा, है ना। लेकिन ऐसा करना होता है, चलता है। अब हम नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे जो हैं वो है 2 लाख ऑलरेडी। और हमारे जो शेयर्स कन्वर्ट होंगे तो डिवेंचर से 18,000, एक शेयर डिवेंचर पे 5 शेयर कन्वर्ट होंगे तो 90,000 शेयर हो जाएंगे। 30,63,000 हमारी अर्निंग होगी और 2,90,000 हमारे शेयर होंगे और अर्निंग घट के हो जाएगी 10 रुपए 56 पैसे। क्योंकि अर्निंग कम हो रही है इसका मतलब इसका डाइल्यूटेड इफेक्ट है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस कितना आ रहा है? 10 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3, ई लिमिटेड है, इनके पास 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में प्रॉफिट आया बता दिया 48,000। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल है इक्विटी शेयर में, तो उस हिसाब से हमें बताना है, ठीक है ना। तो एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 5 इक्विटी शेयर जाएंगे, क्योंकि देखो इक्विटी शेयर 10 रुपए का है और प्रेफरेंस शेयर 2 रुपए का है, इन एक के बदले में 5 जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे जो नंबर है, सबसे पहले तो हम अगर हम बात करें कि बेसिक हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना था? 48,000 ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, इसमें प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को ऐड बैक करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर हम डाइल्यूटेड बेसिक और डाइल्यूटेड दोनों निकाल लें ना, पहले बेसिक निकाल। प्रॉफिट है हमारा 48,000, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है 10,000। बेसिक ईपीएस कितना आया? तो 4.80 रुपए हमारा बेसिक ईपीएस। अब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालना है। 48,000 में 12,000 रुपए का डिविडेंड एड बैक हो जाएगा, और जो शेयर्स हैं वो हमारे 1,000 इंटू 5,000 इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे, तो 60,000 डिवाइड बाय 15,000, 4 रुपए हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस 4.8, डाइल्यूटेड ईपीएस 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, while calculating diluted EPS, effect is given to all diluted potential equity shares that were outstanding during that period. Explain. Also calculate diluted EPS from the following information. तो नेट प्रॉफिट है 85,50,000, आउटस्टैंडिंग शेयर 20 लाख है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है 1 लाख, एक डिवेंचर 10 शेयर में कन्वर्ट होगा, इंटरेस्ट है 6 लाख और टैक्स रेट है 30%। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा इसमें? जो इफेक्ट है वो लेना पड़ेगा, डाइल्यूटेड इफेक्ट। तो बेसिक अगर हम बात करें, बेसिक क्या आ रहा है ईपीएस 85,50,000 डिवाइड बाय 20 लाख, ठीक है। तो अगर हम डाइल्यूटेड इफेक्ट लें तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो डिबेंचर्स हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85 लाख प्लस इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना है? 1 लाख कन्वर्टेबल डिबेंचर है, 8% है, तो 8 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन देखो ध्यान से, नंबर ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर 1 लाख है, 2 रुपए का 1 है, 8% के हिसाब से 8 लाख होता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि इंटरेस्ट केवल 6 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे डिबेंचर्स हैं वो इंटरेस्ट हमारा आया 6 लाख रुपए 8 लाख की ना, तो कितना आया ये पॉइंट, और मंथ में कन्वर्ट करें तो 9 मंथ्स, ये 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है। इसका मतलब 9 महीने के बाद में हमारे जो शेयर्स हैं, ये डिबेंचर्स हैं, वो या तो ये मानो कि 9 महीने के बाद कन्वर्ट हो गए हैं, या ये मानिए कि हमने जो नए डिबेंचर इशू करे थे वो 3 महीने के बाद ही इशू करे थे, 9 महीने का ही हमारा इस साल का इंटरेस्ट। तो जब हम हटाएंगे, जो 6 लाख रुपए का आया है इंटरेस्ट, तो वही हटाया जाएगा प्रॉफिट में। तो 6 लाख रुपए इंटू टैक्स रेट कितना है 30, तो आफ्टर टैक्स 70% हो जाएगा, 4 लाख। तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? ठीक है। अब हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, डाइल्यूटेड निकालने के लिए 20 लाख प्लस हमारे जो एक डिबेंचर है वो 10 में कन्वर्ट हो रहा है तो 10 लाख कर लेते हैं,
लेकिन ये 9 महीने के लिए है ना, ये चेंज हो जाए, ये चीज नहीं आ जाएगी। अदरवाइज हम पूरा 30 लाख ले लेते, तो अब कितना लेंगे ये 27,50,000, ये फर्क आ गया 89,70,000 का 27, तो कितना आ गया 3.26। तो हमारा डायल्यूटेड ईपीएस आ गया 3.26 रुपए। तो हमने जो है 9 महीने के लिए इंटरेस्ट था, तो 9 महीने के लिए ही हमने जो है डिबेंचर्स को कन्वर्जन मारने होने के बाद में वही इफेक्ट लिया, सेम इफेक्ट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, जहां से हमें ये पता चला कि हमें उतने समय का ही लेना जितने समय का वो इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास इक्विटी शेयर्स है 50 लाख, नेट प्रॉफिट है 1 करोड़ रुपए, कन्वर्टेबल डिबेंचर से, तो ये तो आसान हो गया। बेसिक 1 करोड़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, 2 रुपए, तो बेसिक ईपीएस तो 2 रुपए आ गया ना। तो जस्टिड प्रॉफिट लेते हैं 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट है कितना 12 लाख है कितना, 70% लेंगे 8,40,000, 1 करोड़ 8,40,000 रुपीज हमारा आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एडजस्टेड ना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, हमारे पोटेंशियल शेयर्स क्योंकि चेंज हो रहे हैं आफ्टर कन्वर्जन, तो 50 लाख शेयर पहले ही है प्लस 10 लाख 60 लाख हो जाएंगे, डाइल्यूटेड ईपीएस 1 करोड़ 8,40,000 81, ठीक है। अब शेयर ऑप्शन के केस में डाइल्यूटेड इफेक्ट कैसे आएगा, डाइल्यूटेड इफेक्ट अलग अलग टाइप से आता है। देखिए क्या होता है, जो हमारा डिबेंचर्स हैं, जैसे डिबेंचर के बदले में इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो रही है, लेकिन डिबेंचर के लिए तो आपने पैसा लिया था पूरा ना। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, शेयर कितने का है 10 रुपए का, डिबेंचर कितने हैं 100 रुपए के, 100 रुपए लिए थे, अब 10-10 रुपए के 10 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो पैसा तो पूरा आ ही गया आपके पास ना। और यहाँ पर क्या है, शेयर ऑप्शन में हम जनरली सस्ते में इशू करते हैं, तो क्या रहता है उसका ध्यान रखना है। Diluted EPS in case of share option, for the purpose of calculating diluted EPS, an enterprise should assume the exercise of diluted option and other diluted potential equity share of the enterprise. The assumed proceed from these issues should be considered to have been received from the issue share at fair value. जैसे हमारे जो शेयर का मार्केट वैल्यू है 80 रुपए है, और एक्साइजेबल प्राइस या इशू प्राइस ऑप्शन के केस में मान लिया वो 60 रुपए है, तो ये कहता है मैंने 80 में ही इशू करे हूं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड द नंबर ऑफ शेयर वुड हैव बीन इशूड, आपने शेयर इशू करे 60 रुपए के हिसाब से, करने चाहिए थे 80 के हिसाब से, जो नंबर ऑफ शेयर में बीच में जो डिफरेंस आएगा उसे हम मानेंगे कि वो हमने फ्री में इशू करे, कि इशू ऑफ शेयर फॉर नो कंसिडरेशन।
Option and other per share arrangement are diluted when they would result in the issue of equity share for less than fair value. तो हमने fair value से कम में issue करा है तभी उनका diluted effect लिया जाएगा. The amount of the diluted is fair value less the issue price. Therefore, in order to calculate diluted EPS, such arrangement is treated as consisting of. तो क्या ध्यान रखा जाएगा? A contract to issue a certain number of equity shares at their average fair value during the period. The share to be issued are fairly priced and are assumed to be neither dilutive nor anti-dilutive. They are ignored in the computation of diluted. क्या रखा है कि अगर हमारे एग्जैक्टली फेयर वैल्यू पर इशू हुए हैं तो ना तो वो डायल्यूटेड है ना एंटी डायल्यूटेड है, उनको इग्नोर करना. ए कॉन्टेक्ट टू इशू द रिमेनिंग शेयर फॉर कंसिडरेशन, मतलब जो शेयर हमने 10,000 शेयर इशू करने चाहिए थे, कर दिए 12,000 क्योंकि सस्ते दिए. तो ये कह रहे हैं कि हम मानेंगे इन 12,000 में से 10,000 तो इग्नोर कर दो क्योंकि वो ठीक है, जो 2,000 है ये हमने फ्री में इशू करें और इनका डायल्यूटेड इफेक्ट ले लो. तो ये कह रखा है कि हम कैलकुलेट जो करेंगे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें हमने फेयर वैल्यू पर इशू करें, मतलब 10,000 वाले 10,000 सही है, तो इनका कोई इफेक्ट नहीं है. और दूसरा जो बचे हुए शेयर है मतलब 2,000, वो नो कंसिडरेशन के लिए मतलब फ्री में इशू करें. Such equity share generate no proceed and have no effect on the contribution to the profit. तो ये diluted effect है. तो इनको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में ऐड कर देंगे जस्ट लाइक बोनस शेयर्स की फ्री में दिए हैं और उनका डायल्यूटेड इफेक्ट निकाला जाए. In this case, total proceed receivable by the company shall be divided by the fair value. The resultant figure is the number of shares that should have been issued. तो क्या हुआ, हमारे पास जितने पैसे आए हैं उसको फेयर वैल्यू से डिवाइड करके देखेंगे कितने शेयर इशू होने चाहिए थे, कितने कर दिए, डिफरेंस डायल्यूटेड इफेक्ट, वो फ्री में इशू करें, हम ये मानेंगे. The difference between the actual number of shares and should have been issued is issued for no consideration. तो इनके पास कोई भी पैसा नहीं आया तो ये डायल्यूटेड है और ये डायल्यूटेड नंबर हम एग्जिस्टिंग में ऐड कर देंगे. कैसे करेंगे उसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं. तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया 50,000 इक्विटी शेयर का 12 रुपए के हिसाब से, फेयर वैल्यू 15 है. इनके पास कितने शेयर आए? 50,000 के हिसाब से 12 रुपए के हिसाब से कितना पैसा आया इनके पास? 6 लाख. लेकिन कायदे से देखा जाए तो 6 लाख रुपए के लिए अगर ये 15 रुपए के हिसाब से शेयर इशू करते तो कितने शेयर इशू करने थे ना? 40,000. तो ये शेयर इशू होने चाहिए थे, कर दिए 50,000. तो हम ये मानेंगे 50,000 में से 40,000 हमने 15 में इशू करे, 10,000 फ्री में इशू. तो ये फ्री वाले शेयर जो हैं यही हमारे डायल्यूटेड इफेक्ट लाया जाए. तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं वो दिए नहीं खैर इसमें, उसमें हम 10,000 जोड़ देंगे फ्री. ये कैसे जोड़ेंगे इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर आ जाए. ये तो बस वैसे बताने के लिए था, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हम कैलकुलेट भी करेंगे. हमारा नेट प्रॉफिट है 12 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज है 5 लाख. ठीक है, तो ईपीएस कितना आ गया हमारा बेसिक? टू 2.4. अब ये लिखा है कि 20 रुपए वाला शेयर 15 में दिया हमने. ठीक है, तो शेयर्स इशूड 1 लाख है, पैसे कितने आए 15, तो कितना आया 15 लाख ना. और नंबर ऑफ शेयर्स एट फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू पर इशू करते तो ये शेयर कितने होते हमारे 15 लाख डिवाइड बाय 20, 70,000 है ना. तो शेयर्स एक्स्ट्रा इशूड 25,000.
1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, करने थे 75,000, 25,000 हमने एक्स्ट्रा शेयर इशू करे, यही डाइल्यूटिव इफेक्ट वाले शेयर हैं ना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट 15 लाख है, वही रहेगा। प्रॉफिट कितना था? 12 लाख। सो प्रॉफिट 12 लाख है, 12 लाख ही रहेगा। शेयर पहले कितने थे? और अब डाइल्यूटेड इफेक्ट वाले कितने? 25। तो 5,25,000 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा? तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस। तो अगर हम ऑप्शन में इशू करेंगे तो ये तरीका, राइट में तरीका अलग है, राइट शेयर में अलग है मेथड, वो उसमें हम एक रेशो निकालते हैं, उस हिसाब से करते हैं। लेकिन ये इफेक्ट हमारा ऑप्शन के केस में हमने देखा, बोनस के केस में भी क्या, बोनस के केस में हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स आर जनरली इशूड एट ए प्राइस लेस देन मार्केट। तो कायदे से तो देखो राइट शेयर में भी तो सेम ही होना चाहिए, राइट शेयर में भी यही होता है कि हम सस्ते में इशू करते हैं, लेकिन उसके लिए तरीका है। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बोनस इन राइट शेयर्स। देखो मेरा हिसाब तो ये कहता है कि जो ये मेथड है और हम ये कह रहे हैं कि इसमें हमारा एक बोनस का राइट पोर्शन है, तो ये तो पोर्शन उसमें भी था। जब ये भी हमने ऑप्शन वाला केस देखा था, उसका मेथड अलग बताया, इसका अलग है। तो फॉर द पर्पस ऑफ बेसिक ईपीएस अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या? कंप्यूटेशन ऑफ थियोरिटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू। कैसे आती है थियोरिटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग शेयर इमीडिएटली प्रायर टू राइट प्लस टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राइट। ये अभी मैं निकालना बता दूंगा। फिर एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालेंगे और फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अभी विद द हेल्प ऑफ हम इलस्ट्रेशन निकालना सीखते हैं। 1/1/2025 को आई लिमिटेड के पास में 5 लाख शेयर्स है। 1 मार्च को इन्होंने इशू किया है एक नया शेयर 5 के बदले में 15 रुपए के हिसाब। तो 5 के बदले में एक राइट शेयर इशू करा है 15 रुपए का, ठीक है। फेयर वैल्यू 21 है, तो 21 वाला शेयर 15 में इन्होंने दिया। नेट प्रॉफिट पिछले साल का 11 लाख है, इस साल का 15 लाख है। हमें 2025 का बेसिक ईपीएस निकालना है। अब देखो इसमें इन्होंने कहा बोनस एलिमेंट है, तो बोनस एलिमेंट से हम डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं निकालते। बोनस एलिमेंट से क्या करते हैं हम? इस साल का ईपीएस निकालते हैं और पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट कर देते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं वो साल के पिछले साल के पहले दिन इशू कर। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होगा शेयर का। देखो इसके लिए बहुत आसान सा तरीका है। आपको कितने शेयर के बदले में बोनस शेयर मिल रहा है? 5 के बदले में 1। 5 शेयर कितने के थे? 5 शेयर 21 रुपए के थे। एक शेयर मिल रहा है 15 रुपए का, है ना। तो आपके पास टोटल शेयर कितने हो गए? 6। तो आफ्टर इशू ऑफ राइट आपका शेयर का प्राइस कितना हो गया? ये है, ये फॉर्मूला है, इसका लंबा चौड़ा, लेकिन काम ये कर। आपको कितने शेयर के बदले में कितने शेयर मिल रहे हैं? 5 के बदले में 1। तो जो 5 शेयर हैं वो पहले वाले हैं 21 रुपए वाले, नया शेयर 15 वाला है, तो सारे शेयर का एवरेज प्राइस 20 हो जाएगा। तो शेयर का राइट इशू का प्राइस 15 है, एक्स कम राइट प्राइस 21 है, एक्स राइट प्राइस 20। तो अगर हम ये देखें
पहले शेयर कितने का था? 21, और अब कितने का है? 20। तो पहले शेयर ज्यादा पावरफुल था, अब शेयर पावरफुल कम है, नंबर ऑफ शेयर कम है, तो एडजस्टमेंट फैक्टर बोला है। क्या है? एडजस्टमेंट फैक्टर। ये है पहले शेयर 21 का था, अब शेयर 20 का है, तो इसका मतलब पुराना शेयर ज्यादा पावरफुल था। कितना? 5% ज्यादा पावरफुल था, है ना? तो हम कैसे इसको निकालेंगे? पिछले बेसिक ईपीएस पिछले साल का कितना था भैया? पिछले साल का प्रॉफिट कितना था? 11 लाख ना। और पिछले साल के शेयर कितने थे? 5 लाख। 2.2। लेकिन इस साल आपके शेयर बढ़ गए हैं, एक तरीके से उसमें बोनस एलिमेंट है, तो इस साल का अर्निंग कम हो जाएगा। तो इस साल का अर्निंग कम होगा ना, तो आप पिछले साल का अर्निंग रीस्टेट करेंगे। रीस्टेटेड ईपीएस 2024 का। कैसे? 11 लाख रुपए प्रॉफिट था, शेयर कितने थे? 5 लाख। लेकिन वो ज्यादा पावरफुल थे, तो नंबर ऑफ शेयर उनके बढ़ा दिए, इंटू 1.05 उसका एडजस्टमेंट फैक्टर बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितना आ गया? या ये कह सकते हो 2 रुपए 20 पैसे को 1.05 से डिवाइड कर दो, कितना आया? 2 रुपए 10 पैसे। अब इस साल का ईपीएस निकालते हैं, बेसिक ईपीएस 2025 का। इस साल का प्रॉफिट कितना है? 15 लाख ना। और आपने जो शेयर इशू करे हैं वो कब करे हैं आपने? 1 मार्च को करे हैं, है ना? तो आपके पास जो शेयर थे 2 टाइप के थे। पहले कितने थे? 5 लाख। बाद में कितने हो गए? 6 लाख ना। ये 2 महीना, है ना, और ये 10 महीना। लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है और ये कम पावरफुल है। या तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना भी करो, एक ही बात है ना? तो इस साल का जो ईपीएस आएगा 2.55 आ जाएगा। तो यहाँ पर वेटेड एवरेज निकालते हुए आपको ध्यान रखना कि पिछले साल का जो था वो हमारा ज्यादा पावरफुल था, इस हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर करंट ईयर में भी चेंज आएगा और पिछले साल का रीस्टेट करेंगे, जस्ट लाइक बोनस। लेकिन टेक्निक अलग है। बोनस में हम नंबर ऑफ शेयर ऐड करते थे, इसमें सीधा जितने बोनस शेयर है, और इसमें भी हम ये एज्यूम करते थे साल के पहले दिन ही बोनस शेयर इशू। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेथड अलग, ऑप्शन का मेथड अलग, बोनस का अलग, राइट का अलग। मुश्किल नहीं है, लेकिन इन सब मेथड को आपको याद रख। ठीक है। एंटी डायल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, इसका क्या करेंगे?